औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 233 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 234 मुलाहिज़ा फरमाएं। उन तीनों को भी उसे डंडा डोली करके उठाने में दिक्कत पेश आ रही थी। वो ठोस बदन का लंबा तनका आदमी था और वैसे भी मुर्दा या बेहोश आदमी का वजन ज्यादा महसूस होता है। ताहम मैंने उनका हाथ बटाने की कोशिश नहीं की। मेरा ख्याल था कि मैंने जितना कर दिया था फिलहाल उतना ही काफ़ी था। मैंने हदायत वारसी को फिलहाल संगीन मसले से तो बचा लिया था, अब अपना कूड़ा करकट उन्हें खुद भी उठाना चाहिए था। दुश्वारी के बावजूद उन्होंने खासी फुर्ती का मुजाहरा किया। उससे पहले कि राहदारी में दूसरे कमरों के दरवाजे खुलते, वो तीनों उसे उठाकर जल्दी से उस कमरे में ले गए जिसका दरवाज़ा खुला था। दूसरे लोगों ने शायद दरवाजे थोड़े बहुत खोलकर झुरी वगैरह से यह मंजर देख भी लिया हो, लेकिन दुबके रहने में ही आफियत समझी हो, या फिर शायद वो लोग इस पोजीशन में ही ना हो कि जल्द दरवाज़ा खोल कर देख सकते हो। बहरहाल इस फ्लोर पर तमाशा नहीं लगने दिया और हदायत वारसी वेटरों की मदद से उस शख्स को उठाकर उसके कमरे में लेकर जाकर बेड पर लटाने, बल्कि यूं कहिए कि पटकने में कामयाब हो गया। मैं भी कमरे में जा पहुंचा था और मेरे साथ तकरीबन चिपकी हुई अजरा भी आ गई थी। दरवाज़ा मैंने अपने अकब में बंद कर दिया। वो इतना छोटा सा कमरा था कि हम सब के आग घुसने से गोया वहाँ दिल धरने को चका नहीं रही थी। अजरा को शायद अब अपने हुलिये का एहसास हुआ। उसने एक बड़ी सी चादर उठाकर अपने गिर लपेट ली। एक साथ गोया खूबसूरतियों के कई आफताब खरूब हो गए। उस वक्त उसके बड़े बड़े से शीशों वाली ऐनक उसके चेहरे पर नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत में कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। उसकी आंखें कुछ बेपरवाह सी लग रही थी। उन आंखों में खौफ के साए लिए वो मेरी तरफ देखकर लर्जा सी आवाज़ में बोली, आप इस वक्त मेरे लिए गोया रहमत का फरिश्ता बनकर आए हैं अफसल साहब। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं गैर इरादी तौर पर से इस्तज़ाहिया से अंदाज में हंस दिया। मुझे अभी इंसान बनने की फुर्सत नहीं मिल सकी, तो मुझे फरिश्ता बनाने में तुली हुई हो। ये तो आपका इंकसार है अफसल साहब। मुझे उस पर वाकई बहुत सा गुस्सा आ रहा था। मैंने सही तौर पर दिल का बुखार निकाल देना ही बेहतर समझा। मैंने जहरीले मगर मुलायम लहजे में कहा, तुम्हें यकदम इतना नहीं गिरना चाहिए था असरा। मुझे हैरत हुई कि मेरे लहजे में मेरी दिली अज़ियत छलक आई। कहाँ वो घरेलू सी सादा दिल सी लड़की जिसका चेहरा सफ़ेद दुपट्टे के हल्के में घिरा हुआ था और जिसके खदोखाल पर शराफत की चांदनी फैली हुई थी और जो बच्चों को तालीम देने जैसे मुअज़्ज़ज़ पेशे से वाबस्ता थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, इस बदनाम होटल में उरियान सी हालत में भागती हुई ये लड़की जिसके ताक़ुब में बदमस्त शराबी तोड़ा आ रहा हो, कैसी बुलंदी कैसी पस्ती। हदायत वारसी करीब ही खड़ा था और मैंने उसके सामने ही उसके होटल को बदनाम कहा था। ताहम उसके चेहरे पर नागवारी के असरात नमूदार नहीं हुए। वो यकीनन एक हकीकत पसंद आदमी था। अजरा के चेहरे पर अलबत्ता जलजले के आसार नमूदार हुए। उसके होठों की पड़पड़ाहट बता रही थी कि वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों और किस तरह वो खुद पर काबू रखे हुए थी और रिंधी हुई सी आवाज़ में बोली, अब मैं समझी हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं बदनसीब हर बात कुछ ताख़ीर से समझती हूँ ना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मैं अब भी तदरीस का मुकद्दस पेशे से वाबस्ता हूँ। ये होटल बदनाम है या नेक नाम, इसका मुझे कतन इल्म नहीं, क्योंकि मैं इस समंदर नुमा शहर में अब भी अजनबी ही हूँ। मैं आपके इस ख्याल से मुत्तफिक हूँ कि मैं गटर में गिर गई हूँ, लेकिन इस गटर में मुझे मेरी माँ ने धक्का दिया है। मुझे तो मेरा शौहर जहाँ लाया मैं चली आई। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम यहाँ हनीमून मनाने आए हुए हैं। शायद मेरे शौहर के ख्याल में हनीमून इसी तरह मनाया जाता है। उसकी आवाज़ बिल्कुल ही रुंध गई थी। उसने दोनों हाथों में मुंह छुपा लिया। वो अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी और उस कोशिश में उसके जिस्म को झटके से लग रहे थे। क्या? मेरे हल्क से सरसराती सी आवाज़ निकली, ये तुम्हारा शौहर है? मैंने बेयकीनी से उस शख्स की तरफ इशारा किया जो बेड पर आंखें बंद किए चित पड़ा था। उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था और धीरे धीरे खरखरा रहा था। जी हाँ, उसने अजीब से अंदाज में इस बात में सर हिलाया। कब हुई तुम्हारी शादी? मैंने पूछा। यह सवाल यूं ही गैर इरादी तौर पर किया गया था। दर हकीकत में समझने की कोशिश कर रहा था। उसके इंकिशाफ पर मैं सिर्फ हैरान ही नहीं, सख्त शर्मिंदा भी हुआ था। मेरे जहन में गम गुस्से के झक्कड़ थम गए थे और मुझे कुछ ज्यादा ही गहरा सन्नाटा सा महसूस हो रहा था। 2 माह हुए, उसने जवाब दिया। हम बड़ी ताख़ीर से हनीमून पर रवाना हुए। काश ना ही रवाना हुए होते। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ये मेरे लिए हनीमून नहीं, अजियत का एक सफ़र मुसलसल होगा। तुमने मुझे या अंबर को इस शादी की इतला नहीं थी। मैंने यूं ही उस झटके से मजीद संभलने के लिए कहा। दर हकीकत मेरे लहजे में शिकवा नहीं था। उसके होठों पर इस्तज़ाहियत से मुस्कुराहट नमूदार हुई। तब मैंने देखा उसके साफ सुथरे से चेहरे पर एक आध नील और खराश के मिटते हुए से निशान मौजूद थे। अव्वल तो मुझे इसकी मोहलत ही नहीं मिली, उसने जवाब दिया। इस शादी की बातचीत तो काफ़ी दिनों चलती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। फिर जब फैसला हुआ तो बिल्कुल अचानक ही हो गया। मुझे ऐसी लड़की की शादी की जाहिर है आपके लिए क्या अहमियत हो सकती थी, इसलिए सच्ची बात है मेरा आपको तो मुतल्ला करने का कोई इरादा ही नहीं था। अचानक सारा प्रोग्राम बन जाने की वजह से अंबर को भी मुतल्ला नहीं कर सकी।
और बाद में इतला देने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ी कि शादी के साथ ही एक मुसलसल शर्मिंदगी का दौर शुरू हो गया। ये शोहर नहीं, जिल्लत तो शर्मिंदगी का एक चलता फिरता इश्तिहार है जिसके साथ मुझे नथी कर दिया गया है। मैं किस मुंह से किसको बताऊं कि मेरी शादी हो गई है। मैं आपकी और अंबर की नज़रों से ओझल रहकर ही सिसक कर अपनी ज़िंदगी पूरी करके खामोशी से मर जाती तो अच्छा था, मगर मुझे इस हाल में आपके सामने आना था, इस जिल्लत का भी सामना करना था। आपने मुझे इस अफरीद के हाथों मर ही जाने दिया होता तो अच्छा था। वो एक बार फिर दोनों हाथों में मुंह छुपाकर सिसकियां लेने लगी। उसका जिस्म होले होले लर्ज रहा था और उसके साथ ही धीरे धीरे चादर खिसकती जा रही थी। मैंने मुआज़त ख्वाना से अंदाज में उसे एक बाजू के हल्के में लेकर अपने करीब कर लिया। दूसरे हाथ से उसका सर थपथपाया और चादर को सही तौर पर उसके जिस्म पर लिपटेटा। अचानक उसके शोहर ने हल्की सी कराह के साथ आंखें खोली और उल्टे हाथ से अपना मुंह पूंछते हुए कीना भरी नजरों से अजरा की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या तेरा पुराना आशिक है जिसके सीने से लगकर दिल के फपोले फोड़ रही है और शोहर को गालियां दे रही है? मुझे एक और खफीफ सा झटका लगा। वो बदबख्त बेहोश नहीं हुआ था, शायद सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसके हवास कमजोर हुए थे। शायद उसने हमारी सारी गुफ्तगू सुनी थी। अजरा उस लम्हे कमाल जुरात का मुजाहरा करते हुए ठंडी सांस लेकर बोली, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि अफजल साहब जैसे लोग मेरे आशिक होते। मेरी किस्मत में तो तुम जैसा जमाने भर का गंदा लिखा हुआ था। वो अपने कांपते हाथ से सर सहलाते हुए गंदी सी गाली देकर बोली, शुक्र कर तुझे मुझ जैसा जवान मर्द मिल गया, वरना तुझे तो किसी खारिजदा कुत्ते ने भी आकर नहीं सूंघना था। तेरी जवानी को बैठे बैठे दीमक लग जाती। उसने एक बार फिर कीना तुझ नजरों से मेरी तरफ देखा, लेकिन ये जरूर किसी वजह से तेरा आशिक है, तभी इसकी सूरत देखते ही तुझ में इतनी जुर्रात आ गई है, वरना तू तो मेरी सूरत देखकर थर थर कांपती थी। मैंने अजरा की तरफ देखकर ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हारा ये बांगड़ू सा शोहर वाकई खासा सख्त जान है। मेरा ख्याल है इसके लिए हल्का डोज काफ़ी नहीं रहा। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इसे ज़रा तगड़ा सा डोज दे दूँ। रहने दें, खामखा मर जाएगा। अजरा बेख्तियार मेरा हाथ थाम कर मुझे रोकते हुए बोली, मैं नहीं चाहती आप इसके गंदे खून में अपने हाथ रंगें। उसके शोहर ने गोया इन अल्फाज पर जलाल में आकर उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ज़रा घूरा तो वो दोबारा लिट गया और कराते हुए बोला, हरामजादी, इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुझे जितना चहकना है चहक ले, लेकिन रहना तो तूने मेरे साथ ही है ना। मैं तुझसे हिसाब लूंगा और सारी बातों का लूंगा, यहाँ ना सही घर जाकर लूंगा। तू समझ रही है अपने ये करतूत मुझे दिखा कर भी बच जाएगी। मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी तब हिसाब लोगे ना। अजरा गुस्से से बोली, मैं अब जान दे दूंगी मगर इस घर में नहीं जाऊंगी जो तुम्हारी वजह से मेरे लिए जहन्नम बना हुआ है। ये भी अजीब बात है कि जब कोई इंसान की जान लेने की कोशिश करता है तो इंसान जान बचाने के लिए भागता है, जिस तरह चंद में पहले अजरा भाग रही थी, लेकिन अक्सर जज्बाती लम्हों में वो जान देने की बात करता है। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें शादी के लिए यही जांगलूस मिला था? अजरा तलख लेजे में बोली, ये सवाल आप मेरी वालदा से कीजिए। ओह, इस शादी में तुम्हारी पसंद शामिल नहीं थी? मैंने तस्दीक चाही। हर लड़की की तरह मुझे भी शादी का अरमान ज़रूर था, लेकिन मैं शादी के लिए इस तरह मरी नहीं जा रही थी कि इस वैशी दरिंदे के पल्ले पड़ जाती। उसके जर्द चेहरे पर उस वक्त सुर्खी की झलक थी। फिर वो अजीब से लहजे में बोली, अफजल साहब, लड़कियों की उम्र जरा ज़्यादा हो जाती है तो माँ बाप उन्हें बोझ समझने लगते हैं। जैसा तैसा भी लड़का नजर आता है उठाकर उसके पल्ले बांध देते हैं। मालूम नहीं, मैंने जरा गड़बड़ा कर कहा, मैं उन वालिदैन के महसूसात से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ जिनकी लड़कियों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा उम्र हो या कम उम्र, लड़कियाँ बहरहाल वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती हैं और जिम्मेदारियाँ बहरहाल बोझ ही की तरह होती हैं। एक समाजी प्रॉब्लम तो है, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई माँ अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती। अपनी समझ बूझ के मुताबिक तो वो अच्छा ही फैसला करती है। अब उसकी अकल ही महदूद हो या मुकद्दर ही ख़राब हो तो कोई क्या कर सकता है। एक बात शायद ये भी है कि शादी के वक्त इंसान कुछ और नज़र आ रहा होता है, धीरे धीरे खुलता है तो कुछ और ही हो जाता है। अजरा एकदम धीमे पड़ते हुए बदले बदले से लहजे में बोली, हाँ शायद यही बात है। ये शख्स और इसकी एक नाम निहाद अजीज़ा जब रिश्ते के लिए चक्कर लगा रहे थे तो हमें शुबा तक नहीं था कि ये ऐसा शराबी, अयाश और अजड़ होगा। उस वक्त तो ये इतना शरीफ, मुहज्जब और नर्म खून नजर आता था। आजी और इंकिसार इसमें इस कदर था कि इसका बस नहीं चलता था कि अम्मी के कदमों में लौटने लगे। शादी के बाद तो इसके अंदर से गोया एक नया ही अब्दुल कदीर निकल आया। अजरा की आंखें भर आई और वो गुलगेर आवाज़ में रहम तलब से अंदाज में बोली, अफसल साहब, ये मुझे मारता है। नशे में तो इसे बिल्कुल ही अपना होश नहीं रहता, बाजारी औरतों के चक्कर में भी रहता है। इसके अपने तमाम अंदाज़ो अतवार भी बाजारी ही है। मेरा ताल्लुक बेशक निचले मुतवस्सित तबके से था अफसल साहब, लेकिन मैं बहरहाल एक नफीस और शाइस्ता लड़की थी। मैंने ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर मुझे मालूम होता कि शादी के बाद ज़िंदगी इस तरह गुजरेगी तो मैं कभी शादी के लिए हामी न भरती। मैंने निभा करने की हर मुमकिन कोशिश की है, इसकी हर बुराई को बर्दाश्त किया, लेकिन अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई है। आप मेरा इस शख्स से पीछा छुड़ा दीजिए। इसका प्रॉब्लम क्या है? मैंने शख्स की तरफ देखा जिसका नाम अजरा ने अब्दुल कदीर बताया था। मेरा ख्याल है जिस वक्त ये लोग रिश्ते के लिए अम्मी के पीछे लगे थे, उन्हें उस वक्त ही सुनगुन मिल गई थी कि 40-50 लाख की जायदाद इसके नाम होने वाली है। गालबन यूसी जायदाद का जिक्र है जो तुम्हारे रिश्ते के एक चचा ने
तुम्हारी बहन मोना के नाम की थी, मगर उसकी मालिक बनने से पहले ही कत्ल हो गई। मैंने पूछा। जी हाँ। उसने आंसू पीते हुए इस बात में सर हिला। अब वो जायदाद बड़ी भाग दौड़ के बाद अम्मी के नाम हो चुकी है, लेकिन जिन दिनों ये लोग मेरा रिश्ता लेकर आए उन दिनों ये काम होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। ताहम इन लोगों को सुनगुन शायद मिल गई थी। और अब? मैंने पूछा। पता नहीं ये मेरी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती की शादी के कुछ ही दिनों बाद वो जायदाद अम्मी के नाम होगी। वो सिसकी सी लेकर बोली। तब से मेरी जान ज्यादा अजाब में है। न जाने किस बेताबी से इस बात का इंतजार हो रहा था। अब वही जायदाद फसाद की जड़ है। झगड़ा किसी भी बात से शुरू होता है, तान उसी बात पर आकर टूटती है कि आखिर मैं अपनी अम्मी से वो जायदाद अपने नाम क्यों नहीं मुंतकिल करवा लेती, जबकि मैं अब उनकी वाहिद औलाद हूँ और वो हर वक्त बीमार रहती हैं। मैंने कमरे की नीचे से छत की तरफ देखकर बेख्तियार एक ठंडी सांस ली। वही जायदाद के झगड़े, वही पैसे की हवस, वही मालूजर की खैंचतानी। हर सतह पर लोगों ने इस हवस में अपनी और दूसरों की जिंदगी जीरन कर रखी थी। झगड़ा ख्वाह कोई भी था, उसकी नौयत ख्वाह कुछ भी थी, इसकी तय में सिर्फ और सिर्फ रुपया था। अचानक नीलम ने आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोला और मुतजस्सिस से अंदाज में अंदर झांका। सबका जायजा लेने के बाद वो खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मेरा ख्याल है अब यहाँ अमनो अमान कायम हो चुका है, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, अमनो अमान तो कायम हो चुका है, लेकिन बड़ा जज्बाती सीन चल रहा है। मैंने जवाब दिया। हाउस भी फुल है, लेकिन बहरहाल तुम आ जाओ। वो अंदर आ गई और हदायत वारसी के करीब खड़ी होगी, जब बेचैनी से अपना वजन कभी एक पाँव पर और कभी दूसरे पाँव पर मुंतकिल कर रहा था। नीलम शायद सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। मालूम नहीं उसकी कुछ समझ में आया या नहीं, मैं कुछ अंदाजा नहीं लगा सका। उसने सवालिया नजरों से हदायत की तरफ देखा, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो पुरतशवीश और नापसंदीदगी से अब्दुल कदीर की तरफ देख रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर अब्दुल कदीर के लंबे लंबे और चिकनाई ज़दा से बाल उस मुट्ठी में जकड़े कि वो चीख उठा। उसकी आंखें फैल गईं। मैंने उसकी गर्दन को एक सफाकाना सा झटका दिया और उस पर झुकती हुई धीमे मगर फैसला कुन लहजे में कहा, कान खोल कर सुन लो कथे, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आइंदा इस लड़की को खुश रखना। इसे खुश रखोगे तो रफ्ता रफ्ता जायदाद भी मिल जाएगी। हलवे को ठंडा करके खाते हैं, जल्दबाजी करोगे, गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा, बल्कि तुम्हारे मामले में तो मुंह हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है। अजरा जल्दी से बोली, अगर ये एक नॉर्मल इंसान होता, शरीफों की सी जिंदगी बसर कर रहा होता, और अगर इससे उम्मीद होती कि इस जायदाद को अगर ये बढ़ा नहीं सकेगा तो कम अज कम बर्बाद नहीं करेगा, तो मैं ज़रूर अपने नाम करवा लेती और फिर इसके इख्तियार में भी दे देती, जो इसका असल मकसद है। लेकिन मुझे मालूम है ये 2-4 दिन में इसे बराबर कर देगा। मैं फिर खाली हाथ रहूंगी और ये मुझे लात मार कर घर से निकाल बाहर करेगा। जब कोई इसकी तरफ आग उठाकर भी एक ज़रा सा नहीं देखेगा, उस वक्त मेरी हैसियत इसके जुल्मों सितम सहने और हर वक्त इसकी खिदमत करने वाली जरखरीद लोंडी किसी होगी। इसलिए मैं हामी नहीं भरती। ये तो खैर तुम अच्छा करती हो, मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा और अब्दुल कदीर को एक और झटका दिया। वो एक बार फिर चीख उठा। वैसे भी वो मुसलसल करा रहा था। सुन रहे हो ना तुम? मैंने उस पर कुछ और झुक कर कहा, ये जो कुछ भी कह रही है ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इस लड़की को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आइंदा मुझे किसी भी जरिए से पता चला कि तुमने इसे कोई तकलीफ पहुंचाई थी तो फिर ख्वाह तुम भागकर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, मौत से नहीं बच सकोगे। उसकी खूनख्वारी हवा हो चुकी थी। वो दोनों हाथ जोड़कर रो देने वाले अंदाज में बोला, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। आइंदा अजरा को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। मुझे उसकी इतनी जल्दी सीधा होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस किस्म के लोगों की जान पर बनती है तो हर किस्म का वादा कर लेते हैं। मुझे यकीन तो नहीं था कि वो अपने वादे पर कायम रहेगा, लेकिन फिलहाल उसे मौका देने के सिवा चारा भी नहीं था। फिलहाल मैं उसे ज्यादा सख्त सबक भी नहीं दे सकता था। मैंने उसे मजीद झटका दिए बगैर नरमी से कहा, जो कुछ तुम तशद्दुद, जुल्म, दोस्त, धमकी, ब्लैकमेलिंग, दरिंदगी और खबासत से हासिल करना चाहते हो, उसे मोहब्बत, शराफत, नरमी, दरगुजर और खुलूस से हासिल करने की कोशिश करो। तुम फ़ायदे में रहोगे और सब कुछ हासिल करने के बाद भी इन्हीं खसूसियात पर कायम रहना, फिर इससे भी ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। ये मैं बाज नहीं कर रहा हूँ, मैं कारोबारी आदमी हूँ, तुम्हें कारोबारी मशवरे दे रहा हूँ। वो बड़े अहमक होते हैं जो तुम जैसे तरीक़ों से कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा घाटे में रहते हैं। मेरे मशवरे पर अमल करके ज़रूर देखना। मैंने उसके बाल छोड़ दिए और उसी लम्हे पट से उसकी आंखें बंद हो गई। मैंने उसे हिलाया चुलाया, उसका जिस्म ढीला पड़ चुका था। क्या ये मर गया? अजरा ने फौरन पूछा। उसके लहजे में उम्मीद भी थी और खौफ भी। उम्मीद शायद इस बात की कि जिस मुसीबत में वो फंस गई थी उससे उसका छुटकारा होने वाला था, लेकिन तमाम तर बुरे हालात के बावजूद शायद शोहर की रफ़ाकत से महरूम हो जाने का तसव्वुर हर औरत के लिए एक बेउनवान खौफ और बेकरार एहसास ज़िया का बायस भी होता है। अजरा के लहजे में भी वही खौफ था। इत्मीनान रखो, ये मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है। मैंने उसे तसल्ली दी, तुम्हारे शोहर की खोपड़ी में ज़रूर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जब मैंने इसकी खोपड़ी पर ठोकर रसीद की और उसका सर दीवार से भी टकराया तब तो ये बेहोश नहीं हुआ। अब सिर्फ बाल जोर से खींचे और थोड़ा सा झटका देने पर बेहोश हो गया। इसका मोटा दिमाग चोट का सिग्नल देर में रिसीव करता होगा। हदायत वारसी ने काफ़ी देर बाद जुबान खोली। मैंने अजरा से कहा, तुम्हें इसका मोटा दिमाग चोट का सिग्नल देर में रिसीव करता होगा। हदायत वारसी ने काफ़ी देर बाद जुबान खोली।
मैंने अजरा से कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे इस बेहुदा शोहर के लिए डॉक्टर का इंतजाम कर देंगे। इस वक्त मैं एक ज्यादा अहम मसले में फंसा हुआ हूँ, इसके साथ मजीद मगजमारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन तुम बहरहाल अपना घर का एड्रेस है और अगर कोई फ़ोन नंबर हो तो वो भी मुझे दे दो। मैं तुमसे रब्ता रखूंगा और उसे आइंदा सीधा रखने का बंदोबस्त कर दूंगा। मुश्किल वक्त में भी अगर इतनी मोहलत मुयस्सर हो कि तुम किसी तरह मुझसे रब्ता कर सको तो ज़रूर कर लेना। मैं ख्वाह तुमसे बहुत दूर हुआ तब भी किसी न किसी तरह तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। फिर मैंने हिदायत वारसी और नीलम से कहा, जब तक ये दोनों यहाँ हैं तब तक आप लोग भी इनका ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा, यह आपका मुझ पर एहसान होगा। उन दोनों ने ही पुरख्याल अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए महज धीरे से सर हिलाने पर इक्तिफा किया। अजरा ने कागज पर एक एड्रेस और फ़ोन नंबर कांपते हाथ से घसीट कर मेरी तरफ बढ़ाया। एड्रेस सक्खर ही का था। वो मुर्तज आवाज़ में बोली, अफसल साहब, मैं शायद ज़िंदगी में कभी आपका शुक्रिया भी अदा करने के काबिल ना हो सकूं। उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ हालात का मुकाबला करने के काबिल हो जाओ, मेरे लिए यही खुशी काफ़ी होगी। मैंने कहा, तुम अब आराम से बैठ जाओ, नीलम तुम्हारे लिए चाय वगैरह का और इसके लिए डॉक्टर का बंदोबस्त कर देंगी। मैं नीलम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तब तक लिबास तब्दील कर लूँ। वो झुरझुरी से लेकर कदरे शर्मिंदगी अमेज़ अंदाज में वार्डरोब की तरफ बढ़ते हुए बोली। हम लोग बाहर आ गए। हिदायत वारसी ने गोया इत्मीनान की गहरी सांस ली। मैं नीलम से कहा, इन लोगों के लिए आपको जो भी खर्च करना पड़े, कोई भी आउट ऑफ द वे काम करना पड़े, उसका बिल मेरे जिम्मे होगा, मुझे भिजवा दीजिएगा। नीलम दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोली, अफसल साहब, आपके सामने हम बेशक छोटे लोग हैं लेकिन इतने छोटे भी नहीं हैं कि आपसे ये छोटे छोटे हिसाब करने लगे। आपकी दोस्त है तो हमारी भी दोस्त है, ये मेरी कुछ ऐसी दोस्त भी नहीं है। मैंने कहा, तो फिर क्या है? उसकी मुस्कुराहट में शरारत सी झलक आई। मालूम नहीं। मैंने हकीकतन बेबसी से कंधे उचकाए। वो धीरे से हंस दी। हिदायत वारसी संजीदगी से बोला, अफसल साहब, आपने हालात को जितने अच्छे तरीके से काबू में किया, इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अगर वो बदबख्त नशे में इस सालमाना तरीके से इस लड़की को मार देता या शायद जख्मी कर देता या लड़की को बचाने की कोशिश में मैं उस गधे पर गोली चला देता तो मेरे लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती। बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ समझना शुरू किया है, शायद मेरे हालात फिर ख़राब हो जाते। ये मसला तो फिलहाल टल गया, मैंने सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा, लेकिन वो मसला बीच ही में रह गया जिसके लिए मैं दरअसल यहाँ आया था। इंसान की ज़िंदगी कभी कभी अलिफ लैला की तरह दास्तान दर दास्तान होती जाती है। कभी कभी नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी मुसलसल ही दास्तान दर दास्तां है। हिदायत ने गोया तो सीखी, शायद, मैंने वो हम लहजे में कहा। इस दौरान हम नीचे पहुँच चुके थे। वो दूसरी दास्तान क्या है? उसने बगौर मेरी तरफ देखते हुए पूछा। फिर जैसे उसे खुद ही ख्याल आया कि हम लॉबी में खड़े थे, जल्दी से बोला, आइए आराम से ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। फिर वो नीलम से मुखातिब हुआ, अभी काउंटर तुम ही संभालो, अफसल साहब का चेहरा बता रहा है कि मामला कुछ संजीदा ही है। नीलम मुस्कुराते हुए बोली, एक बड़ा आदमी किसी गैर संजीदा मसले के सिलसिले में तो बनफ्से नफीस चलकर हमारे यहाँ नहीं आ सकता था। उसकी मुस्कुराहट के अकब से फिक्रमंदी झांक रही थी। मैं और हिदायत वारसी ऑफिस में जा पहुंचे। हिदायत बोला, यहाँ की चीज़ें आपके शयान शान नहीं, फिर भी आप कुछ खाना पीना पसंद करेंगे? रस्मियात की ज़रूरत नहीं। मैंने ऑफिस का जायज़ा लेते हुए कहा। वो बहुत छोटा सा ऑफिस था लेकिन उसमें अलमारियों, शेल्फों और कैबिनेटों में बेशुमार चीज़ें भरी हुई थी। रजिस्टर, फाइलें, किताबें, कागजात, कार्ड्स और उसी किस्म का अलम कलम। ऑफिस की मुनासबत से हिदायत की मेज़ काफ़ी बड़ी थी, वो भी लदी पदी थी। हिदायत मुंतज़िर नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। दास्तान कुछ खुशगवार नहीं है, मैंने मुआज़र खाना से लहजे में कहा। आपके माजी और हाल के उलझनों और मसाइल को देखते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको कोई नाखुशगवार दास्तान सुनाऊं, लेकिन इसे खुशगवार बनाने का भी मुझे कोई तरीका नहीं सूझ रहा, तो फिर इसे उसकी नाखुशगवारी समेत मेरी तरफ मुंतकिल कर दीजिए। वो खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला। इस मुस्कुराहट से आसाबी कशीदगी अयां थी। वो यकीनन फिक्रमंद था। मैंने उसे शुरू से आकर तक सब कुछ सीधे और सच्चे अंदाज में बता दिया। मैंने बात वहाँ से शुरू की जब शराफत अली मुझे मेरे होटल से लेने आया था। वो खामोश तवज्जो और इन्हिमाक से मेरी बात सुनता रहा। बज़ाहिर वो बिल्कुल पुरसुकून था। वो अपनी परेशानी को छुपाए रखने पर कादिर मालूम होता था और ये कोई हैरत की बात नहीं थी। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था। अब आपकी बारी है कि आप मुझे कुछ बताएंगे मिस्टर वारसी। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। पहले मुझे हैरान तो लेने दें, वो खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला। ये मुस्कुराहट गोया उसके होंठों पर जामद होकर रह गई थी। इसमें उसका इरादा शामिल नहीं था। किस बात पर? मैंने उसकी हैरानी पर कदरे हैरान होते हुए पूछा। इस बात पर कि आप इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, वो बोला। उसे मैंने चूंकि पस मंजर में नहीं बताया था कि मैंने क्यों इस किस्म के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू की थी, और ना ही मैंने ये तज़किरा किया था कि मिर्ज़ा मुकर्रम बेग से मैंने 2 मिलियन रुपए पेशगी वसूल कर लिए थे, इसलिए उसका हैरान होना लाजमी था। एन मुमकिन था मैं ये तफसीलात उसे बताता तो वह और भी ज़्यादा हैरान हो जाता। मैं कुछ दिनों से इस किस्म के मामलात में दिलचस्पी लेने लगा हूँ। मैंने एक लम्हे सोच कर कहा, आप इसे मेरा कारोबारी शौक या फिर शौकिया कारोबार कह रहे हैं। मैं कुछ ऐसी ही वजह के तहत इसमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। बहरहाल ये अहम बात नहीं है कि मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा हूँ, अलबत्ता ये आपके फ़ायदे में ज़रूर जाती है। वो किस तरह? उसने भवें उचकाई। इस वक्त शायद मोटे दिमाग की कोई सरकारी शख्सियत या शख्सियात बैठी आपके बकिए उधेड़ रही होती
क्या ये इससे बेहतर नहीं कि एक मुहज़्ज़ब और मुअज़्ज़ज़ शख्स दोस्ताना माहौल में बैठा आपसे बात कर रहा है? मैंने मुलायमा से कहा। हाँ, बेहतर तो है। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने तस्लीम किया। मैंने महसूस किया था कि जज साहब के कत्ल का सुनकर चंद लम्हे के लिए उसका चेहरा जर्द पड़ गया था, मगर अब वो संभल चुका था। आदमी यकीनन बहुत गहरा था। बज़ाहिर हसरत से बोला, काश हम भी इस काबिल होते कि आपकी खिदमत हासिल कर सकते। दर हकीकत उसके अल्फाज में खफीफ सा तंज पोशीदा था। मैंने कारोबारी शौक या चौकिया कारोबार के जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उससे वो यकीनन समझ गया था कि मेरी दिलचस्पी की तह में रुपया भी काम कर रहा था। एक लम्हे के तवक्कुफ से वो बोला, वैसे आप बताएं तो सही, अगर मैं आपकी खिदमत हासिल करना चाहूँ तो आपकी क्या शराइत होगी? शायद मैं किसी तरह खींच तान कर आपको अफोर्ड करने का बंदोबस्त कर ही लूँ। किस मामले में? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। इसी मामले में, वह हमवार लहजे में बोला। मुझे कुछ खतरे की बू महसूस हो रही है। शायद मुझे भी आपकी खिदमत की जरूरत पड़ ही जाए। एक ही मामले में मैं 2 आदमियों के लिए कैसे काम आ सकता हूँ वारसी साहब? मैंने नरमी से कहा, यह तो कारोबारी अखलाकियात के खिलाफ है। अभी तो मुझे शौक में मुब्तला हुए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। अगर मैं अभी से ये बेअसूली शुरू कर दूंगा तो फिर जल्द ही किसी इबरतनाक अंजाम को पहुंच जाऊंगा। आपने शायद कुछ गलत तासुर लिया है वारसी साहब। इस शौकिया कारोबार या कारोबारी शौक में लालच को दखल नहीं है। उसने पुरख्याल से अंदाज में सर हिलाया। मैंने उसके चेहरे से नजर हटाए बगैर कहा, मेरा सिलसिला बहुत मुख्तलिफ और बहुत अजीब हिस्सा है। शायद इतनी जल्दी आपकी समझ में ना आ सके। बहरहाल एक बात का यकीन रखिए, अगर आप मेरे साथ सच बोलेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर आप इस मामले में बेकसूर हुए तो मैं बगैर किसी माली फायदे के भी आपके लिए सब कुछ करूंगा और आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन अगर आपने मुझसे झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की तो वह आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगी। उसके होंठों से वो गैर इरादी सी मुस्कुराहट भी मादूम होगी। वो चंद लम्हे खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। वो बज़ाहिर पुरसकून था, लेकिन उसके जहन में यकीनन हलचल बरपा थी। आखिर वो लंबी सांस लेकर बोला, ठीक है अफसर साहब, आपको जो पूछना है पूछिए। मैं हर बात आपको बिल्कुल सच से बताऊंगा। बिल्कुल ठीक। मैं आपके सच के लिए आपका शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि आज के दौर में सच को तलाश करना सबसे मुश्किल काम रह गया है। मैंने कहा और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या आप मिर्ज़ा मुकर्रम बेग के 50 लाख के मकरूज हैं? हाँ, उसने बिला तामुल जवाब दिया। असलन तो इस रकम को बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मिर्ज़ा मुकर्रम बेग की शराफत है कि वो अब तक सिर्फ असल ज़र ही शुमार कर रहा है। इसमें मुनाफा सूद शामिल नहीं कर रहा। क्या वो इस कर्ज की वापसी के लिए आप पर दबाव डाल रहा है? मैंने पूछा। मिर्ज़ा मुकर्रम बेग जैसे लोगों को किसी पर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं होती। उनका सिर्फ कह देना ही काफ़ी होता है। और गुज़िश्ता साल के दौरान वो मुझसे 3-4 मरतबा कह चुका है। किसी आदमी को उसका सिर्फ एक मरतबा ही कह देना काफ़ी होता। उसके लिए या तो वो शख्स रकम का बंदोबस्त करता या फिर जान बचाने के लिए रुपोश होकर किसी महफूज कोने कुदरे की तलाश में किसी समत में छुप जाता। उम्मीद नहीं है कि उसे ज़्यादा दूर तक भागना नसीब होता इसी मुल्क में, या फिर दुनिया के किसी और मुल्क के किसी गली कोचे में उसकी ज़िंदगी की शाम हो जाती। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने पूछा। ये उसकी मेहरबानी है, उसका हुस्न सलूक है मुझसे कि उसके तल्लुकात खासे दोस्ताना रहे हैं मुझसे। अब अभी ये कर्जा अदा करने की पोजीशन में नहीं है, हरगिज़ नहीं, वरना मैं भला मुकर्रम बेग को तकाजा करने का मौका क्यों देता। मैं दरअसल अभी तक बड़ी गहरी दलदल में फंसा हुआ था। अब धीरे धीरे बाहर आ रहा हूँ। अभी तो मैं और नीलम सफ़ेद पोशी से ज़िंदगी गुजारने और ज़रा सुकून की सांस लेने के काबिल हुए। पहले मैंने छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे कर्जे उतारे हैं। इस किस्म के कर्ज ख्वाह ज़रा थर्ड क्लास से होते हैं। थोड़े थोड़े पैसों के लिए सरे राह बेइज्जती करने पर तुल जाते हैं, और सरे राह बेइज्जती कराने की निस्बत गली कोचों में गोली खाकर मर जाना मेरे लिए काबिल तरजीह है। मैं पूछ सकता हूँ कि यह कर्ज आपने किस मकसद के लिए लिया था? क्यों नहीं, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं। वो बेनियाजी से बोला, मुझे एतराफ़ है कि हमारे मुल्क और मुआशरे के कदरों के लिहाज से मेरी कमाई के ज़राए कभी कुछ ज़्यादा बाइज्जत नहीं रहे। मैं ज़रा मगरबी से जहन का आदमी था। शायद मेरी तरबियत कुछ मुख्तलिफ रही थी, या आप यूँ कह लीजिए कि मेरी तरबियत में कुछ खामियां रह गई होंगी। बहरहाल मैं नाइट क्लब और शराब खाने वगैरह चलाने को कुछ ऐसा ही मायूब नहीं समझता था, बल्कि मैं क्या इन दिनों बहुत से लोग नहीं समझते थे। और अगर अब आसानी से इजाज़त मिलने लगे तो अब भी बहुत से लोग उन कारोबार की तरफ लपकेंगे। बहरहाल गुज़िश्ता बरसों के दौरान जब हालात इस किस्म के कामों के लिए बिल्कुल मौजू हो गए थे तो मैंने लाइन बदलने और कुछ दूसरी तरह रुपया कमाने का मंसूबा बनाया था। जहन हमेशा बड़े कारोबारों की तरफ भागता था। छोटे मोटे कारोबार करना या महज गुजारा करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। वो एक लम्हे के लिए खामोश होकर कुछ अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। शायद माजी के कुछ खूबसूरत लम्हों का अक्स उसकी नज़रों के सामने रखसा था। ये तो मैं अब आपको ज़रा कनात पसंद, पुरसकून और ज़रा मुनकसरुल मिजाज नजर आ रहा हूँ, वरना मैं तो हर चीज़ की बेहिसाब तलब रखने वाला, पारे की तरह मुतहर्रिक और गर्दन ज़रा ऊंची रखकर बात करने वाला आदमी था। मुझे अंदाज़ा है, मैंने कहा। खैर, तो बात हो रही थी ज़रा मुख्तलिफ किस्म के मंसूबे की। वो ठंडी सांस लेकर बोला, ताहम उसका ताल्लुक भी तफरीहात के शोबे से था। मैंने कराची के एक और साहिली मकाम पर एक और बड़े प्लेलैंड का मंसूबा बनाया था, जिसमें दूसरों को शरीक करने का कोई प्रोग्राम नहीं था।
मैं छोटी छोटी पार्टियों को जमा करके भानुमति का कुंभा बनाने के बजाय अकेला ही अपनी मर्जी से सब कुछ करना और बिला शिरकत गैर मालिक रहना चाहता था। शायद ऊपर वाले को मेरी ये सोच पसंद नहीं आई, या फिर शायद किसी और तरह दौलत कमाना मेरे मुकद्दर में ही नहीं था। वो खामोश हुआ तो मैंने गोया बात मुकम्मल की। मंसूबा फलाप हो गया। उसने इस बात में सर लिया। हालांकि बहुत सोच समझ कर मंसूबा बनाया गया था। मैं खुद अपने आप को तफरीहात के मैदान का बहुत बड़ा माहिर समझता हूँ, लेकिन इसमें दूसरे कई माहिरीन के मशवरे भी शामिल थे, मगर किसी की कोई तदबीर नहीं चली। जमीन की लीज पर खर्च की गई रकम ज़ाया हो गई, पब्लिसिटी पर लाखों रुपया ज़ाया हो गया, तनख्वाहों पर लाखों रुपया ज़ाया हो गया, कीमती मशीनों को पड़े पड़े जंक लग गया। सिर्फ मुकर्रम बेग से ली हुई रकम नहीं थी, बहुत से दूसरे छोटे मोटे कर्जे और मेरी अपनी बची कुची जमा पूंजी भी डूब गई। मैंने बहुत बड़ा जुआ खेला था, उसमें कोई महफूज पहलू नहीं था। यही मेरी सबसे बड़ी हमाकत थी। ऐसे प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं। मैं एक लम्हे के लिए भी उसके चेहरे से नजर नहीं हटा सका था। मैंने उसकी बात सुनते हुए सर हिलाया और एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, आपने आज उसे फोन किया था दोपहर के करीब? हाँ, उसने बिला झिझक कहा। आप उसे मिलना चाहते थे? हाँ, वो इन दिनों बाहर से आया हुआ था, वरना उसे मिलना भी एक मसला होता है, उसने जवाब दिया। क्या उसने कोई ऐसी बात की थी कि वो दरवाजा खुला छोड़ जाएगा? मैंने एक लम्हे के लिए भी उसके चेहरे से नजर नहीं हटाई थी। वो आप भी बिला हिचकिचाहट बोला, हाँ, उसने कहा था कि वो ऑफिस का बैरूनी दरवाजा गैर मकफिल छोड़ जाएगा, क्योंकि उसे अचानक कहीं जाना पड़ रहा था। वो इस किस्म के काम करता रहता है, उसे इन बातों की कोई फिक्र नहीं होती। वो इस शहर में भी है, इन हालात में भी कभी कभी 20-30 लाख गाड़ी का दरवाजा लॉक किए बगैर चाबी एक्सटेंशन में छोड़कर किसी दफ्तर वगैरह में काम से चला जाएगा, और उसे यकीन होता है कि कोई उसकी गाड़ी को नहीं छुएगा। हालांकि जाहिर है गाड़ियों पर तो नहीं लिखा होता कि ये मिर्जा मुकर्रम बेग की गाड़ी है। बहुत खूब, मैंने कहा। मुलाकात का वक्त क्या तय पाया था? 5 बजे, उसने जवाब दिया। आप उसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? मैंने दरियाफ्त किया। मैं उसे कर्ज की अदायगी के सिलसिले में मजीद मोहलत हासिल करना चाहता था, और खासी लंबी मोहलत हासिल करना चाहता था, क्योंकि मुस्तकिल करीब में तो मेरे पास इतनी बड़ी रकम का कोई इंतजाम होता नजर नहीं आ रहा था। मैं उस मौजू पर उससे ज़रा तफसीली बात करना चाहता था, उसे अपने तमाम हालात से आगाह करना चाहता था। वो खामोश हो गया और कई सेकंड तक कुछ न बोला। तो मैंने कहा, फिर आप उससे मिलने गए? हाँ, मेरे पास इन दिनों एक पुरानी सी गाड़ी है, वो ख़राब थी, मैकेनिक के पास थी, इसलिए मैं टैक्सी में गया और ठीक 5 बजे उसके दफ्तर पहुंच गया। लेकिन उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा मकफिल था, जिसे वह दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करता है। मुझे झटका सा लगा कि उसने वादा खिलाफी क्यों की थी। मैंने कई बार कॉल बेल बजाई कि शायद अभी वो अंदर ही हो, मगर कोई जवाब न आया। मैंने सोचा शायद उसने दरवाज़ा वगैरह मकफिल छोड़कर जाने के बजाय चाबी कहीं छुपा कर जाना बेहतर समझा हो। मैंने अपार्टमेंट के सामने टेरेस नुमा हिस्से पर रखे हुए तमाम गमलों को भी उठाकर देखा कि शायद चाबी उनमें से किसी के नीचे हो, मगर नहीं थी। मैंने नीचे आकर चौकीदार से पूछा कि शायद उसे दे गया हो, मगर उसके पास भी नहीं थी। फिर आपने क्या किया? फौरी तौर पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए था। मैं कुछ परेशान सा हो गया। मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहता था। ये कहीं उसका मूड खराब होने की निशानी तो नहीं थी। मेरे जहन पर पहले ही काफ़ी बोझ था। अचानक बोझ कुछ बढ़ गया। पिछले दिनों मेरे सीने में भी कुछ तकलीफ रही थी। मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरा मुकम्मल चेकअप करने के बाद ये कीमती मशवरा अनायत फरमाया कि मैं तफक्कुरात से पीछा छुड़ाने की कोशिश करूँ। वो धीमे लेकिन इस्तिजाहिया से अंदाज में हंसा। डॉक्टर कितनी आसानी से ये बात कह रहे थे। गोया तफक्कुरात से पीछा छुड़ा लेना इंसान के अपने बस की बात है और बहुत आसान सा काम है। क्या उन लोगों को मालूम नहीं कि इंसान के कपड़ों पर धूल मिट्टी लग जाए तो वो भी आसानी से नहीं चढ़ती। तफक्कुरात को जहन से झटकना तो बहुत मुश्किल है। वो तो जहर की तरह इंसान के खून में सराहियत कर जाती है। लेकिन खैर, बेचारे डॉक्टरों का भी कोई कसूर नहीं। मरीज की तसल्ली के लिए उन्हें कुछ तो कहना होता है। उनके पास यही चंद रटे रटाए जुमले होते हैं। मैंने उसकी तायद में सर हिलाया। उसकी सोच सती नहीं थी, वो गहरी सोच का मालिक था। ताहम मैंने उसे असल मौजू पर लाने की कोशिश की। जब मुकर्रम बेग का ऑफिस आपको मकफिल मिला और चाबी भी नहीं मिल सकी तो आपने क्या किया? यही बताने के लिए मैं पहले आपको अपनी इस वक्त की जहनी कैफियत से आगाह करने की कोशिश कर रहा था। वो मुलायमत से बोला। मेरे जहन पर बोझ था। मैंने सोचा जरा डॉक्टर साहब के मशवरे पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। मौसम बड़ा खुशगवार था। साहिल वहाँ से दूर नहीं था और कदरे खुश्क हवा डीजल के भयानक धुएं से पाक महसूस हो रही थी। मैं नौजवानों की तरह सीटी बजाता टहलता हुआ साहिल की तरफ चला गया। कुछ देर समंदर का नज़ारा करता रहा। मुझे अपनी टेंशन कुछ कम होती महसूस हुई। फिर मैं प्ले लैंड चला गया। प्ले लैंड? मैंने ज़रा हैरत से दोहराया। जी हाँ, वो मुस्कुराया। प्ले लैंड के दोनों हिस्सों में खूब रौनक थी। बच्चों, बड़ों, औरतों, मर्दों का हजूम था। मैं उन्हें देखता रहा और अपने प्ले लैंड के फलाह मंसूबे के बारे में सोचता रहा। वहाँ से मैंने 2-3 मरतबा मुकर्रम बेग के दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन वहाँ किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मुलाकात और मुज़ाकरात के लिए जो वक्त निकाला था वो ख़त्म हो चुका था। मेरा यहाँ होटल पहुँचना ज़रूरी था। चुनांचे मैं टैक्सी में बैठा और यहाँ आ गया। मैं एक लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो मज़ीद कुछ न बोला तो मैंने कहा, जाहिर है इस किस्म की मसरूफियात का कोई सबूत पेश नहीं किया जा सकता। इस दौरान आपको अपना कोई जानने वाला या दोस्त या शनासा तो नहीं मिला होगा जिसने आपको साहिल पर या प्ले लैंड वगैरह में देखा हो,
जो इस बात की शहादत दे सकता हो। मैंने जुर्म सज़ा की बहुत सी कहानियों में पढ़ा था कि इस किस्म की शहादत की बड़ी अहमियत होती थी। जाहिर था कि किसी जाए वकूआ से किसी मुश्तबा शख्स की गैर हाजिरी का सबूत हासिल करने के जो भी ज़राए मुमकिन थे, ये उनमें से एक था। मगर हदायत वारसी कुछ इस अंदाज में मुस्कुराया जैसे उसे मेरी यह बात कुछ बचकाना से लगी हो। ज़ाहिर है इंसान चहलकदमी, समंदर के नज़ारे या प्ले लैंड में बगैर किसी प्रोग्राम के कुछ वक्त गुजारने जाता है तो कहीं उसका तहरीरी रिकॉर्ड महफूज करवा के तो नहीं आता, और ना ही लोगों को पकड़ पकड़ कर अपनी सूरत दिखाता है कि ख़वातीन और हज़रात ज़रा गौर से देखिए, मैं यहाँ मौजूद हूँ और वक्त भी नोट कीजिए। वो इस्तिज़ाहिया से लहज़े में बोला। मैं एक टुक उसकी तरफ देख रहा था। वो फ़ौरन संजीदा होते हुए बोला, ये मगरबी तफ्तीश के तौर तरीके अपने हाथ चलते बहुत मुश्किल है अफसल साहब। मैं तो शायद साफ गोई से एतराफ़ कर रहा हूँ कि मेरी इतनी देर की मसरूफियत का कोई सबूत नहीं है। मुझे तो इस वक्त अगर क्लिफ्टन की इन जगहों पर कोई शनासात जानने वाला नज़र भी आ जाता तो शायद मैं खुद ही उससे नज़र चुरा लेता और अपना छुपा लेता।